हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और कल हमने मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में जिक्र कर लिया था। तो मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं को हमने पढ़ा था, क्योंकि हमारे अगर सिलेबस की शिक्षा के अकॉर्डिंग, अगर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को देखा जाए, बच्चों से रिगार्डिंग देखा जाए, तो हमारे जो है मनोविज्ञान के अंदर वही शाखाएं जो काम आती हैं। और वैसे मनोविज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, 50 से भी ज़्यादा हैं, क्योंकि हर एक क्षेत्र में अपनी अपनी अलग शाखा होती है, लेकिन हर एक क्षेत्र की जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं आती। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो काम आने वाली थी वो हमने देखी। और आज सबसे पहला जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो शिक्षा जो है उसका अर्थ क्या होता है? तो व्यवहार का परिमार्जन। ठीक है, व्यवहार का परिमार्जन का मतलब होता है व्यवहार को उन्नत करना, व्यवहार को ऊपर की तरफ लेके जाना, जो नहीं है उसे विकसित करना। मतलब व्यवहार के अंदर जो चीज़ें नहीं हैं, जो स्पेशलिटी नहीं है, उसे विकसित करना। और मनोविज्ञान का मतलब आपको पता ही है, जे बी वॉटसन ने बताया था, व्यवहार का अध्ययन करना मनोविज्ञान होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब हो गया व्यवहार का परिमार्जन करना, उसको उन्नत करना, जो व्यवहार में नहीं है उसे विकसित करना। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यानी व्यवहार को अच्छे से विकसित करने के लिए उसके अंदर जो क्वालिटीज़ नहीं है उन क्वालिटीज़ को विकसित करना, वो ही होता है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा देने से पहले व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सभी मतलब हर एक जो है व्यक्ति है वो अपने आप में भिन्न है, वो अलग अलग है, इंडिविजुअल है। तो शिक्षा देने से पहले हम जैसे बच्चों को देखते हैं, ये बच्चा किस तरीके से सीखेगा, ये कैसे, क्लास के अंदर 20 बच्चे होते हैं, 40 बच्चे होते हैं, उन सभी को हम एक बार के लिए परख लेते हैं कि किस तरीके का बच्चा कैसे सीखेगा। तो सेम यही यहाँ पे है कि शिक्षा देने से पहले व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना। मनोविज्ञान में नियम व सिद्धांत होते हैं, उनका प्रयोग अगर हम शिक्षा में करते हैं तो वह शिक्षा मनोविज्ञान है। मतलब मनोविज्ञान में हम बहुत सारे नियम पढ़ते हैं, सिद्धांत भी बहुत सारे पढ़े अधिगम के, तो उनका अगर प्रयोग हम शिक्षा के क्षेत्र में करें, जैसे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने पशुओं पर प्रयोग करके ये सिद्ध किया कि किस तरीके से अधिगम हो सकता है। संज्ञानवादियों ने अलग बताया, व्यवहारवादियों ने अलग बताया। तो अगर उन नियमों सिद्धांतों का प्रयोग हम शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं तो वो जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान ही कहलाता है। मनोविज्ञान का एक नियम व्यक्तिक भिन्नता का नियम, जिसमें कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति संसार में भिन्न है, इंडिविजुअल है, इन्हें समान रूप से शिक्षा नहीं दी जा सकती। प्रत्येक बच्चा एक ही तरीके से नहीं सीख सकता। सभी बच्चों की आईक्यू अलग होती है, सभी बच्चों के सीखने का, कैचिंग करने का तरीका अलग होता है। तो हमें अलग अलग तरीके से बच्चों को सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। कोलसनिक क्या कहते हैं? ईसा से 5वीं शताब्दी पूर्व यूनानी दार्शनिकों के साथ शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ होता है। इनका मानना ये है कि यूनानी जो दार्शनिक थे ना, उनके साथ शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ हुआ। B.F. स्किनर क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ जो है प्लेटो के शिष्य अरस्तु से होता है। क्यों? क्योंकि अरस्तु जो है इनकी एक अध्ययन पद्धति थी। इनके अनुसार 3 स्वरूप होते हैं शिक्षा के, वो होते हैं अलग अलग शिक्षा, अलग अलग विधियों के द्वारा शिक्षा, और स्वतंत्र और मुक्त होनी चाहिए शिक्षा, शिक्षा बंधी हुई नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने 3 तरीके माने थे शिक्षा के। तो इसीलिए B.F. स्किनर ने बोल दिया कि शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ जो है अरस्तु से होता है, और अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। कुछ लोग रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा, आपको पता है रूसो ने प्रकृतिवादी विचारधारा दी थी और इमाइल नामक पुस्तक भी लिखी थी। तो प्रकृतिवादी विचारधारा को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के आंदोलन का आरंभ यहीं से माना जाता है। क्यों? क्योंकि रूसो ने अध्ययन किया था कि प्रकृति में मनुष्य किस तरीके से सीखता है, कैसे वो प्रकृति के साथ जो है अपने इंटरेक्शन करता है, कैसे वो अपनी क्रिया प्रतिक्रिया प्रकृति के साथ करता है, और उसी तरीके की उसी अंतःक्रिया के दौरान वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो अधिगम करता है, बहुत सारी चीज़ें वो प्रकृति से सीखता है। तो इसी तरीके से तो मान लिया गया कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो आंदोलन है वो यहीं से शुरू हुआ था। स्टेनली हॉल ये अमेरिका से थे, बाल मनोविज्ञान से संबंधित थे। ये किशोर मनोविज्ञान से भी संबंधित थे, लेकिन सबसे पहले इन्होंने बाल मनोविज्ञान के लिए बहुत सारे आंदोलन किए थे। इन्होंने बालकों का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले एक प्रश्नावली का निर्माण किया। इन्होंने बालकों की अलग शिक्षा व बाल गृह का भी निर्माण किया था। ठीक है, इन्होंने बालकों को अलग से शिक्षा देने के लिए बाल गृह भी बनाए थे। तो
वैसे ये किशोर मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं, लेकिन इन्होंने बाल मनोविज्ञान पर भी अध्ययन किए थे, बालकों पर भी अध्ययन किए थे, बाद में किशोरों पे अध्ययन किए थे। जॉन ड्यूवी, ये भी अमेरिका से थे। शैक्षिक व्यवहार को विषय बनाया था इन्होंने। प्रयोग के लिए शिकागो अमेरिका में शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोगशाला भी बनाई थी। वैसे तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगशाला 1879 के अंदर वुंट ने स्थापित की थी लिप्जिंग विश्वविद्यालय के अंदर, जिसको वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहा जाता है। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की एक शाखा है, इसके लिए प्रयोगशाला जो है वो जॉन ड्यूवी ने स्थापित की थी। और जॉन ड्यूवी ने जो लर्निंग बाय डूइंग से सीखने की जो मेथड दिया था, उसको बाद में एक उस पे प्रयोग जो किए थे वो किल पैट्रिक ने किए थे। जो इन्होंने दिए थे ये शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। तो प्रयोगशाला बनाई 1890 में, इसमें विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया गया था और ये शिक्षा मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला थी। फिर एडवर्ड ली थॉर्नडाइक अमेरिका से थे, ये भी पशु मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं क्योंकि सबसे पहले पशुओं पे इन्होंने प्रयोग किया था। इन्होंने सीखने के नियम दिए थे, 5 जो है गौण नियम और 3 मुख्य नियम दिए थे जो कि सीखने के नियम थे। ये नियम शिक्षा के क्षेत्र में दिए थे, इन्होंने अधिगम के लिए दिए थे। इन पर मनोविज्ञान के सिद्धांतों व नियमों का असर पड़ता है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहलाए, इसीलिए कहलाए क्योंकि इन्होंने जो है सीखने के नियम दिए थे, शिक्षा के क्षेत्र में लागू होते हैं वो नियम अधिगम के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में हुई थी। मतलब मनोविज्ञान की एक शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान, इसकी उत्पत्ति जो मानी जाती है वो 1900 ईस्वी में। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान ने अपना स्पष्ट एवं निश्चित रूप जो है वो कब धारण किया? 1920 के अंदर। शिक्षा मनोविज्ञान वैसे तो जैसे एकदम से कोई चीज़ प्रकाश में नहीं आती, एकदम से कोई चीज़ चलती नहीं है, उससे बहुत पहले जो है थोड़े थोड़े प्रयास उस पर किए जा चुके होते हैं, तब वो जाके कहीं सबके सामने आ पाती है। तो 1900 के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान जो है प्रारंभ हो चुका था, लेकिन एक्चुअल में जो उसने अपना शिक्षा मनोविज्ञान ने एक जो अलग अपना निश्चित और स्पष्ट रूप जो धारण किया था वो 1920 में किया था। 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया। इसमें सबसे बड़ा योगदान अमेरिका का था क्योंकि अमेरिका के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या किए थे, इन पे अलग अलग शोध किए थे। इसीलिए जो है अमेरिका के अंदर अमेरिका का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर। देखिए ऐसे ही तो बहुत सारे विषय होते हैं, बहुत सारे अध्ययन भी किए जाते हैं, उन पे शोध भी किए जाते हैं, लेकिन जब वो विषय अलग से एक स्पष्ट रूप से निखर के सामने आता है, उसका एक अलग नाम होता है, उसका अपना एक क्षेत्र होता है, तभी उसको एक विषय का दर्जा मिलता है। तो इसी तरीके से शिक्षा मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा जो मिला था वो 1920 में मिला था। और अब शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर किन किन मनोवैज्ञानिकों के नाम हैं, किन के प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान अपने जो वर्तमान रूप है उसमें आया, तो कोलसनिक, B.F. स्किनर, रूसो, स्टेनले हॉल, जॉन ड्यूवी, थॉर्नडाइक, टर्मन, इन सभी के योगदानों से 1900 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान जो है प्रारंभ हुआ था और 1920 में इसको एक शाखा का दर्जा दे दिया गया था, मनोविज्ञान की एक शाखा का, और स्वतंत्र शाखा के रूप में उभरा यह 1920 में। पहले इसको केवल प्रारंभ किया गया, ये माना गया कि ये एक शाखा हो सकती है, लेकिन स्पष्ट रूप से स्वतंत्र रूप से जो शाखा बनी थी वो 1920 में बनी थी। फिर जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं हैं और शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ और ये उत्पत्ति वगैरह से क्वेश्चन नहीं बनते क्योंकि अब जो है क्वेश्चन बनाने के पैटर्न बिल्कुल बदल चुके हैं। अगर यूँ कहें कि अगर हमारा बेस मजबूत है तो हमें जो तैयारी है वो आज जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके हिसाब से ही करनी चाहिए। बेस बनाने का तरीका ये होता है कि हमें वो चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान है क्या, मनोविज्ञान की एक शाखा है, क्या क्या उसके अर्थ हैं, क्या उसका मतलब है, उसमें किस चीज़ का अध्ययन होता है, फिर कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने उस चीज़ को प्रकाश में लाने के लिए प्रयास किए, तो वो चीज़ें पढ़ना ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हमारा बेस क्लियर नहीं होगा तो हम जो है टॉप पे तो जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो परिभाषाएं हैं सबसे ज़्यादा आज तक मैंने जो देखी हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान से अगर पूछा गया तो उसकी परिभाषाएं ही सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो B.F. स्किनर ने जो परिभाषा दी है वो शिक्षा मनोविज्ञान की
वह शाखा है जिसमें सीखने व सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। अब देखो स्किनर के अंदर क्या आ रहा है, नर आ रहा है स्किनर, और नर क्या करता है, नर करता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। पशु तो करते नहीं है सीखने सिखाने की प्रक्रिया, ठीक है, नर करता है। नर सिखा भी सकता है और सीख भी सकता है। तो इस परिभाषा को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया किसने माना है, स्किनर ने माना है। और इन्होंने एक और भी परिभाषा दी है कि सीखना विज्ञान है और सिखाना कला। तो ये दोनों परिभाषाएं हैं, सीखना सिखाना भी नर ही करता है और विज्ञान और कला के बारे में भी नर ही जानता है। तो इस तरीके से आप कोड वर्ड से जो है वो स्किनर की परिभाषा को याद कर सकते हैं। इनफैक्ट सभी परिभाषाओं को याद कर सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन करती है जिसका संबंध शिक्षण और अधिगम से हो। अब देखो मनोविज्ञान जो है ना वो मानव के व्यवहार का अध्ययन करती है, पशु के व्यवहार का भी अध्ययन करती है। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो सीखते टाइम व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है उसका अध्ययन करती है। मतलब ऑल ओवर व्यवहार का अध्ययन कौन करता है, मनोविज्ञान। लेकिन ओनली शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहार का अध्ययन कौन करता है, वो करता है शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, जब शैक्षिक परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है, जब बच्चा सीख रहा होता है, शिक्षा उसे दी जा रही होती है, उस टाइम उसका व्यवहार कैसा होता है उसका अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। अब स्टीफन की परिभाषा जो है वो कहती है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। तो स्टीफन के अंदर ये क्या मानते हैं स्टीफन की शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास, जो शिक्षा के दौरान बच्चे का विकास होता है उसका क्रमबद्ध अध्ययन है, उसका क्रम से अध्ययन करना वो है शिक्षा मनोविज्ञान। अब इसको अगर हम याद करने की दृष्टि से, उसको हमेशा अपने दिमाग में बिठाने की दृष्टि से पढ़ें तो स्टीफन में क्या आ रहा है, टिफ़िन आ रहा है। और टिफ़िन कैसा होता है, वो क्रमबद्ध होता है, एक डब्बा फिर दूसरा डब्बा फिर तीसरा डब्बा, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे भी कौन सा वर्ड आ रहा है, क्रमबद्ध आ रहा है। तो आप स्टीफन को क्रमबद्ध से याद कर सकते हैं। फिर प्रोफेसर ट्रो क्या कहते हैं, ट्रो कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। प्रोफेसर ट्रो कहते हैं जो ट्रे होती है ना, ट्रे जैसे ट्रे है, ट्रे को हम कहाँ यूज़ करते हैं, घर में यूज़ करते हैं। चाय पानी जब किसी को देना होता है, सर्व करना होता है, उस टाइम हम ट्रे का यूज़ करते हैं। ट्रे और ट्रो दोनों क्या है, भाई बहन है। तो ट्रे तो घर में काम करती है, लेकिन ट्रो कहाँ पे, ट्रो शैक्षिक परिस्थितियों में चाय देने का काम करता है, चाय सर्व करने का काम करता है, मनोवैज्ञानिक पक्षों में जो है चाय देने का काम करता है। तो इस तरीके से आप इसको भी याद कर सकते हैं। फिर आगे क्रो एंड क्रो, जो कि दो पति पत्नी हैं, और ये दोनों कागले, मारवाड़ी के अंदर क्रो को कागला कहते हैं। तो ये दोनों कागले हमेशा अपनी कोई ना कोई परिभाषा हर एक क्षेत्र में देके चले गए, जो कि हर बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, बड़े फेमस पति पत्नी हैं। तो ये दोनों क्या कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने का वर्णन एवं व्याख्या शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करती है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान क्या करती है, मनुष्य के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, जब तक वो बूढ़ा होता है तब तक वो सीखता है। ये तो बात आपको पता ही है कि सीखना जो है वो मृत्यु पर्यंत चलता है, जीवन पर्यंत चलता है। तो ये क्रो और क्रो कहते हैं कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने का वर्णन करता है, उसकी व्याख्या करता है। और कौन करता है ऐसा, शिक्षा मनोविज्ञान करता है। तो दो कागले दो बातें बोल रहे हैं, कौन सी बात बोल रहे हैं, एक तो जन्म की और एक वृद्धावस्था की। तो इस तरीके से आप इसको भी याद कर सकते हैं। मैं मनोविज्ञान की परिभाषाएं कुछ इस तरीके से याद करवाती हूँ क्योंकि मैंने ये तरीका खुद पे यूज़ किया है, और मैं सच कह रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मैं मनोविज्ञान की परिभाषाएं एक बार पढ़ने के बाद कभी नहीं भूलती। अगर मैं एग्ज़ाम के लास्ट नाइट भी परिभाषाएं पढ़ती हूँ ना तो मुझे वो याद आ जाती है। क्योंकि मैं परिभाषाओं को कभी भी समझने की दृष्टि से याद नहीं करती। देखो जब हम स्कॉलर बनते हैं ना, जब हमें सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज हो जाता है तो हमें परिभाषाएं वगैरह वगैरह सब कुछ, उनके मीनिंग वगैरह याद हो जाते हैं, कोई मसला नहीं होता। लेकिन जब हमें एस्पिरेंट की तरह याद करना है, जब हमें याद रखने के लिए याद करना है, एग्ज़ाम के लिए याद करना है, उस टाइम हमें दिमाग में बिठाने के लिए याद करना होता है, ना कि उनके मीनिंग समझने के लिए।
हमें उसे तब तक याद रखना होता है जब तक हम एग्ज़ाम हॉल में से एग्ज़ाम देने के बाद वापस निकल कर बाहर ना आ जाएं। इसीलिए हमें जो है परिभाषाएं ऐसी चीज़ है, उनको समझने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि समझना तो हमने कंसेप्ट को है, परिभाषाओं को नहीं है। ठीक है। जो ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी हैं, इनका मतलब सिर्फ इतना ही है कि हमें याद रहनी चाहिए एग्ज़ाम तक, और इनको याद करने का इससे बेस्ट तरीका कभी नहीं हो सकता। मैं खुद ऐसे याद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी इस तरीके से याद करके देखिए, आपको ज़रूर याद रहेंगी। तो आज इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी शिक्षा मनोविज्ञान वाला टॉपिक लंबा चलेगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी शाखा है मनोविज्ञान की, और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, शिक्षा वाले में, इसीलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना व्यू ज़रूर दीजिए। थैंक यू।